मैं लवलीज बैठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार? इतने सारे लोग देखते हैं, व्यूज इतने इतने जाते हैं, ना ही आप लोग कमेंट करते हो, ना ही आप लोग लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं जान सकती हूँ? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? ऐसा थोड़ी होता है यार, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो बदले में थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करना बनता है ना आप लोगों को। खैर, आप लोगों को कह कह के तो मैं रोज ही थक गई हूँ। जिन लोगों को भी सब्सक्राइब करना है प्लीज सब्सक्राइब भी करो यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट इफेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक कमरे में 17 साल का ओमेगा, जिसकी पहली हीट आई थी और वो बेडशीट को पकड़ के उठने का ट्राई कर रहा होता है और बहुत ही जोर से करा रहा होता है। उस कमरे में धीरे धीरे करके उस ओमेगा के फेरोमोन्स जो थे वो धीरे धीरे करके फैलना स्टार्ट हो गए थे और वो इतनी तेजी के साथ फैल रहा था और वो ओमेगा बस एक एक करके अपने सभी कपड़ों को उतार चुका था और एक लेयर कपड़ा उसके शरीर के ऊपर था। तभी उस कमरे में उस ओमेगा के साथ जो एक साथी रहता था और कह सकते हैं कि उसका एक वफादार नौकर मोदांग, वो भागकर जब अंदर आता है तो देखता है कि जो उसका प्रिंस है राजकुमार वो पूरे पसीने से तरबतर है और वो दर्द में कहरा रहा है। उसे इस तरह का दर्द और कपड़ा उतारा हुआ देखकर, हालांकि पर्दे लगे हुए थे लेकिन नीचे जो कपड़ा फीका हुआ दिखता है, वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और भागते हुए इंपेरियल पैलेस की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। लोटस पियर का इंपेरियल पैलेस, जहाँ पे तख्त पे एक शख्स बैठा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि जांग छिंग था। ये यहाँ का किंग था और साथ में ही वो उस लड़की का, उस ओमेगा प्रिंस का बड़ा भाई, उसके बगल में उसके पिताश्री जांग पिंगयांग बैठे थे और उसकी माता जी जांग यू बैठी हुई थी। वहां पे कुछ लोग अपनी अपनी बात लेकर के आए थे, जिसमें से एक लोग कह रहे थे हमारी बेटी दिनों दिनों सूखती ही जा रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, वो कुछ कह भी नहीं पा रही है, हमेशा कहती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कोई कोई जबरदस्ती कर रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है और वो धीरे धीरे हड्डी का ढांचा होती जा रही है। तो कोई कह रहा था मेरा बेटा मर गया, तो कोई कह रहा था कि मेरा बेटा पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो रात को किसी से बातें करता रहता है, अजीब अजीब बातें करता रहता है और उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सभी लोग एक एक करके हर चीज पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मोदांग भागकर आता है और कहता है किंग किंग किंग, मुझे आपको कुछ बताना है। सभी लोग साइड हो जाते हैं और मोदांग की ओर देखने लगते हैं। तो जियांग सिंह कहता है क्या बात है मो? तो कहता है राजकुमार राजकुमार विंग को शायद से इतना सुनना हुआ ही था कि सभी अपनी जगह से खड़े हो गए थे और जियांग यू आगे आते हुए कहती है क्या हुआ है विंग को? तो मोदांग कहता है शायद उन्हें पहली हीट आई है। और इतना बोलना हुआ ही था कि तीनों जांग फिंगयांग, जांग यू, जांग चिंग सभी दौड़ते हैं उसके पैलेस की ओर। ओमेगा पैलेस में ओमेगाज को रखा जाता है और अल्फा पैलेस में अल्फाज, और उसकी देखरेख करने के लिए बीटाज और ओमेगाज को रखा जाता था। मोदांग एक बीटा था, इसलिए वो उसके साथ रहता था उसकी सेफ्टी के लिए। जब तक सब लोग वहां आते हैं तो देखते हैं कि विंग, उसका सारा कपड़ा जमीन पे पसरा हुआ है, उसने एक इनर वेयर पहना हुआ है और वो बेट को जकड़ रहा है और चीख रहा है। वो अपने हाथ पैरों को एक दूसरे के ऊपर मसल रहा था और अपने बॉडी पार्ट्स को पकड़े हुए था और वो बहुत जोर से चीख रहा होता है। जियांग सिंह आता है और उसे सूप करते हुए उसे गले लगा लेता और कहता है क्या हुआ है विंग? विंग कहता है गगा गगा, मुझे दर्द दर्द हो रहा है गगा, मुझे बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है गगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है गगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा है गगा, मैं क्या करूं, मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। और वो ना ओबड़ी के पास हाथ लेकर जाता है जियांग जिंग का और कहता है यहाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? और उसकी सांसें बहुत हैवी हो रही थी। जियांग सिंह अपनी माँ की ओर देखते हैं और पिताजी की ओर कहते हैं हीलर को बुलाया जाए। मोदांग भागकर जाता है हीलर को बुलाने के लिए। उसकी माँ उसके पास आती है, उसके बालों को सहलाती है, उसके बालों में ठंडा तेल डालती है और कहती है तुम्हें आराम करना चाहिए, ये तुम्हारी पहली हीट है, तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करेगी विंग। विंग कहता है माँ
मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जियांग सिंह कहता है तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, मेरा भाई बहादुर है ना। विंग कहता है गा, मैं बहादुर नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। जियांग सिंह कहते हैं विंग रोना बंद करो, ठीक है ना, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई इससे बाहर निकल आएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर उसकी बगल में जो कि ठंड का मौसम था, तो उसकी बेड के नीचे अंगीठी जलाई जाती है और वहां रखा जाता है। उसके कमरे में बहुत सारे फ्रेग्रेंस को जियांग सिंह अपने हाथों से सजा देता है और बहुत सारे स्मेल्स को फैला देता है, ताकि जो विंग की हीट आई है उस हीट के दौरान उसके जो फ्रेग्रेंस है, उसके जो फेरामोन्स है जो वो इतनी तेजी के साथ रिलीज कर रहा है, वो बाहर तक ना जाए। जियांग सिंह को भी विंग के फेरोमोन्स अफेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उसका भाई था, इसी वजह से वो किसी और गलत वे में नहीं ले रहा था और वो विंग के पास था। हीलर उसको चेक करते हैं और दवाई देते हुए कहते हैं इन्हें सोना होगा, ये सोएंगे तो शायद से ठीक हो जाएंगे। जियांग यू कहती है मैं सुलाती हूँ जियांग सिंह, तुम जाओ यहाँ से। जियांग फिंगयांग भी एक अल्फा थे, इसीलिए जियांग फिंगयांग और जियांग सिंह वहां से बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद जियांग धीरे धीरे करके विंग के सर पे पार्ट करना स्टार्ट करती है और उसे सुलाना स्टार्ट करती है। उस दवाई के असर के कारण विंग सो जाता है। रात को लगभग अब 11 बजे के आसपास विंग को फिर से दर्द स्टार्ट हो गया था और उस समय कोई नहीं था। मोदांग को भी बोल दिया गया था कि वो बाहर ही रहेगा, किसी हालत में अंदर नहीं आएगा। और विंग को जियांग ने समझा दिया था कि जब भी तुम्हें तेज दर्द हो ये दवाई लेना और खाना शुरू करना, ठीक है ना। इतना बोलकर सभी लोग उसे चले गए थे। विंग को फिर से वो पेन शुरू हो रहा था उसके बॉडी में और वो अपनी पीठ को पकड़ के उठ के बैठने का ट्राई करता है और धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर टेबल की तरफ वो दवाई लेना शुरू करता है, लेकिन वो दवाई नीचे गिर जाती है और वो हवा में लटकी हुई थी, जिसे देखकर विंग थोड़ा सा शॉक हो गया था। फिर वो दवाई का ढक्कन खोलता है और वो दवाई धीरे से विंग के मुंह में उसके जबड़ों को पकड़ते हुए डाल देता है और ये सब कुछ इनविजुअल तरीके से हो रहा था, विंग कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसके बाद वो शख्स जो कि हवा में गायब था उस दवाई को बोतल को वापस से टेबल पे प्लेस कर देता है और विंग को सुलाने लगता है। विंग कहता है कौन है यहाँ, कौन है, मेरे सामने आओ। और वो शख्स कुछ भी नहीं बोलता है और एक कोने जाके लगे खड़ा हो गया था। विंग को दवाई लेकर के अभी कुछ ही पल हुआ था, लेकिन उसका हीट जो था, उसके जो फेरोमोन्स थे वापस से रिलीज होना स्टार्ट हो गए थे और उस कोने में खड़ा शख्स पूरी तरीके से अफेक्ट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दवाई का असर तो हो रहा था, लेकिन जो पेन प्रोसीजर होता है वो कम होने का नाम तो लेता ही नहीं है ना, क्योंकि अब दवाई दोगे तो 2 घंटे के लिए दब जाएगा, पर फिर बाद में जब होगा तो दोगुना होता है। तो अभी विंग को वो सब फिर से होने लगा था। विंग वापस से बेड शीट को पकड़ना शुरू कर दिया था, उसके पसीने छूटने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे दम घोट रहा हो, वो गला घोट के उसको कोई मार रहा हो। उसके बाद उसके हार्ड कॉक जो कि उसका विजाइनल एरिया था, छोटा सा ही था, लेकिन वो सभी हार्ड ऑन हो गया था। वो उठ के बैठता है धीरे धीरे करके और अपने पैंट को खोल के देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टू टाइट खड़ा था और वो अजीब लग रहा था उसे, और वहां पे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो वापस से उसी हाथ से सहलाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी अपने इनर लोब को भी खोल चुका था, सब कुछ खोल चुका था और अपनी बॉडी के ऊपर खुद ही नाखून चलाए जा रहा था, हाथ चलाए जा रहा था, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं कोने में खड़ा शख्स उसके पास आता है, उसके बालों को पीछे करता है, उसके जो सर पे आ रहे पसीना था उन सभी पसीनों को अपने कपड़ों से साफ करता है। विंग कहता है अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कौन हो तुम, कौन हो। तो कहता है सिक्स एंजल, क्या मैं तुम्हारे साथ वो सभी चीज कर सकता हूँ। हाँ, तो विंग कहता है सिक्स डेमन सुना था मैंने, फिर तुम अपने आप को एंजल क्यों बोल रहे हो। तो कहता है क्योंकि मैं एक एंजल हूँ, एक श्राप के कारण। कह सकते हो कि मुझे सिक्स डेमन बनना पड़ा, चाहो तो तुम मुझे सिक्स डेमन बुला सकते हो। रिंग रिंग उसकी हंस की वर्ड सुन करके उसकी बातों में खोता जा रहा था, उसकी वर्ड
उसके ऊपर जादू का काम कर रहे थे और वो अपना सेंस खोता जा रहा था। विंग दोबारा से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, वहां से निकलो, ठीक है अभी निकलो। और वो वापस से लेट जाता है, बेडशीट को ग्रैब करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि अचानक से उसकी दर्द बहुत तेजी के साथ बढ़ गया था। वो शख्स वहां पे बैठा हुआ एक स्नेक के साथ में उसको देख रहा था और अपने हाथों को धीरे धीरे करके उसके पैर पे चलाना स्टार्ट करता है। उसकी उंगलियों से होते हुए थाइस तक उसके हाथ चल रहे थे और थाइस को ग्रैब कर रहा था। वो फिर दूसरे थाइस को ग्रैब कर रहा था, लेकिन वो अभी भी उसके वेजाइनल पार्ट्स को वो टच नहीं कर रहा था। विंग कहता है, मैंने कहा यहाँ से जाओ, मैंने सुना है कि थिमन सिक्स वो सेक्स करने के बाद लोगों की बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और अपना सरवाइव करते हैं। या तो वो हो, वांगजी कहता है, और ये हमारा डेमन वांगजी है। वो कहता है, शायद हाँ, पर इतना भी सच नहीं है। और वापस से उसकी टमी की ओर झुकना स्टार्ट कर देता है। वो उसको धीरे धीरे करके टच कर रहा था, जिसे विंग फील कर रहा था। विंग उसके हाथ को हटाने का ट्राई करता है, लेकिन वो तो इंडिविजुअल था, वो दिख ही नहीं रहा था। वो झल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। तो कहता है, मैं एक अल्फा हूँ, देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए अभी बहुत जरूरी है, ये दवाई ज्यादा देर तक काम नहीं करेंगे और तुम इस पेन से दूर नहीं हो सकते हो, तुम्हें इस पेन को झेलना ही होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहता है, मैं अगर दर्द में मर भी गया ना, तब भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मतलब जाओ। पांगजी कहता है, ओह सच में? इतना बोल करके वो झुक जाता है, रिंग के दोनों पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ देता है, उसके छोटे से वेजाइनल एरिया में अपनी उंगली की इन करता है, जिसके बाद रिंग के मुंह से मॉर्निंग साउंड्स निकलती है। फिर वो हाथ निकालता है और उसके छोटे से हार्डी को लीक करना स्टार्ट करता है अपने टंग से, जिसके बाद तो विंग वो इतना जोर से मॉर्निंग कर रहा था। वो एक स्पीक के साथ में कहता है, क्या ये मजेदार है? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो वापस से धीरे धीरे अपने टंग को उसके वेजाइनल एरिया के अंदर इन कर रहा था, जहां तक उसकी टंग जा रही थी, और वो लिक कर रहा था, उसे सक कर रहा था, और विंग बहुत ही ज्यादा मॉर्निंग कर रहा था। वांग जी फिर वापस से लिक करना बंद कर देता है और अपना एक हाथ उसके चेस्ट एरिया पे ले जाकर के उसके निबल्स को ग्रैब करता है और फिर धीरे धीरे करके उसे स्क्यूज करना स्टार्ट करता है। हालांकि नीचे का पार्ट पूरी तरीके से वेट हो चुका था विंग का, और अब उसकी बॉडी ऑन डिमांड कर रहे थे कि ये शख्स जो भी है ये इसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन विंग फिर भी खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप चाहिए यहाँ से। क्योंकि विंग को उस अल्फा के फेरोमोन से स्मेल ही नहीं हो रहे थे, ओनली फॉर उसने कहा कि वो अल्फा है, बट अल्फा के जैसे उसके फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे वैसे उस अल्फा के नहीं हो रहे थे। तो विंग कहता है, मैं कैसे यकीन करूं कि आप एक अल्फा हैं, आप एक डायमंड भी तो हो सकते हैं, इसलिए चाहिए यहाँ से, चाहिए। और इतना बोल करके वो पास में रखा हुआ कुनियान बैग निकालने का उठाने का ट्राई करता है, तो वांगजी उसके हाथों को रोक देता है, फोर्सफुली उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथों को पीछे टाई अप कर देता है। उसके बाद वापस से उसकी पूरे बॉडी के ऊपर हाथ चलाना और उसके बॉडी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। वो कंबल भी हटा देता है और जो भी बचा खुचा कपड़ा उसके पैरों तक था वो सभी को निकाल कर फेंक देता है। फिर उसके बाद वांगजी धीरे धीरे करके अपने टंग से फिर वापस से उसके पैरों से लिक करता हुआ उसके पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा होता है, जिसके बाद विंग वो ओनली फॉर मॉर्निंग साउंड्स निकाल पा रहा था और कुछ भी नहीं। वो क्रैविंग कर रहा था और भी ज्यादा ईगर होते जा रहा था, और वो शख्स सामने वाला अल्फा उसे और भी ईगरली वेट करा रहा था। उसके बाद वह मुझे फाइनली वापस से फिर से उसके वेजाइनल एरिया में अपने थर्ड उंगली को एंटर कराता है एंड देन हाथ से स्टॉक करना स्टार्ट करता है। जब वो स्टॉक कर रहा था तो विंग लाइक लिटरली चीख रहा था, और उसकी आवाज ताज्जुब थी कि बाहर तक नहीं जा रही थी। बाहर सभी कोई शांति से सो रहे थे, लेकिन इस कमरे में विंग की आवाज चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, तो गूंज रहा था। वो अल्फा किंग, अल्फा डेमन वापस से अपने सारे कपड़े उतारता है और उसके पैरों को ऊपर करता है, दोनों पैरों को टमी तक ले जाता है और अपने हार्ड कॉक को उसके वजाइनल एरिया के अंदर इंसर्ट करा देता है। उसके बाद
वो उसके पैरों को अपने कमर के राउंड रैप करता है, उसे अपनी गोद में बिठाता है। फिर उसके बाद वो उसके एटम एप्पल को सक करना स्टार्ट कर देता है। जब वो कर रहा था तो विंग मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था और उसको हिट करने का ट्राई कर रहा था। वो उसे पकड़े हुए था, उसे फील हो रहा था कि वो पकड़े हुए हैं, लेकिन किसे पकड़े हुए है विंग को दिखाई ही नहीं दे रहा था। वांग जी उसे गोद में बिठा करके उसे लिटरली ब्रुटल तरीके से फक करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो ऐसा कर रहा था तो वांग जी जब ऐसा कर रहा था तो विंग को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। एक तो विंग नाराज हो रहा था, लेकिन वो इस बात से डिनाई नहीं कर पा रहा था कि उसकी ये फर्स्ट हीट आई है और जिस तरह से ये शख्स उसकी हेल्प कर रहा है, सच में उसकी बॉडी रिलीफ हो रही है, उसकी बॉडी से पसीना छूट रहे हैं, उसके फेरोमोन्स जो अग्रेसिव हुए जा रहे थे वो थोड़े थोड़े सूदिंग फेरोमोन्स में तब्दील हो रहे हैं और निकल रहे हैं। जब फाइनली विंग ऑर्गेज्म तक था तो वो शख्स रुक जाता है और विंग को लिटा देता है, अपने हार्ट को बाहर निकालता है। विंग तो आंखें फाड़े देख रहा था, लेकिन उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर विंग के हैंड को लेता है, अपने हैंड को के ऊपर से स्ट्रोक करना स्टार्ट करता है। जब वो स्ट्रोक कर रहा था तो विंग कहता है, कौन हो तुम? हाँ, और मेरे सामने सामने से हट जाओ, मुझे ये सब नहीं करना है। यांग जी कहता है, अभी मैंने तुम्हें सेटिस्फाइड कराया ना लिटिल ओमेगा, तो अब मेरा टर्न है। मैं तुम्हारे अंदर नहीं निकालना चाहता। जैसा कि तुमने सुना कि मैं दूसरे की एनर्जी पे सरवाइव करता हूँ, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी कर देता हूँ, ताकि हम दोनों एक दूसरे को सरवाइव करा सके, ताकि लोग तुम्हें ये ना कहे कि किसी सेक्स डेमन ने अब पॉजेस कर लिया है। विंग आश्चर्य से उसकी बात सुन रहा था और उसके हैंड उसके ऊपर चल रहे थे। अब वो अल्फा आई मीन की वांगजी के मुंह से मॉर्निंग साउंड्स निकल रहा था और वो कह रहा था, विंग और फास्ट, विंग और फास्ट, विंग और फास्ट, विंग और फास्ट, अपनी पूरी ताकत लगाओ विंग। विंग के जो छोटे छोटे हैंड थे उसके तेह्यूद से हार्ट कॉक के ऊपर चल रहे थे। फिर वो कहता है, प्लीज और फास्ट। और इतना बोलना हुआ ही था कि विंग कहता है, पर मैं भी तो एक्साइटेड हूं ना। कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। इतना बोल करके वांग जी अपने हैंड्स को उसके अंदर स्टॉक करना स्टार्ट करता है। एक तरफ जहां वांग जी उसके डिजाइनर एरिया के अंदर अपने हैंड को स्टॉक कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विंग उसके हाथ को हाथ में लेकर स्टॉक कर रहा था और दोनों मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहे थे और दोनों की बॉडी में गूज बम्स आ रहे थे और दोनों एक ही टाइम पर फाइनली ऑर्गेज्म तक थे। जब वो ऑर्गेज्म तक पहुंच जाते हैं, दोनों का जब सारा स्पर्म्स रिलीज हो जाता है तो दोनों अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करने का ट्राई कर रहे होते हैं। विंग कहता है, कौन हो तुम? और पहले तो मुझे टाई अप किया, फिर मेरे साथ सेक्स किया एंड देन अभी ये, कौन हो तुम? तो वो कहता है, मैंने कहा ना कि मैं एक अल्फा लेमन एंजल हूँ, पर मैं एक डमन सेक्स किंग बन गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? विंग कहता है, बकवास, तुम लोगों को जान से मार देते हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। तो वांग जी कहता है, अभी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, सो रूड, एरोगेंट ओमेगा। वैसे मैं फिर आऊंगा कल तुम्हारी मदद करने के लिए, अभी मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो उसके ऊपर कंबल डाल देता है और वो अभी भी वहीं था। कहने के लिए तो वो चला गया था, लेकिन अभी भी वो उस कोने में खड़ा था। विंग जो कि अब थोड़ा सा शांत हो चुका था, उसके सारे पसीने के जरिए जितने भी पेन्स थे दवाई के असर से सारे निकल गए थे और वो पूरा नॉर्मल था। अपने गीले बदन को देखते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी हीट कितने दिन तक रहने वाली है और मुझे कितना दिन ये सफर करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो विंग जो था कपड़ा उठाता है, कलेक्ट करता है, अंदर नहाने चला जाता है। सारे कपड़ों को वो एक साइड रखकर बाथटब में बैठा हुआ था और अपनी आंखों को बंद कर रहा था। तभी उसे फील होता है कि उसके सामने कोई तो है। जैसे ही अपनी आंखें वो ओपन करता है, सामने उसे कोई भी नजर नहीं आता है। वो कहता है, क्या तुम यहाँ हो? वांगजी उसे एक डेविल स्माइल के साथ में देख रहा होता है, क्योंकि वांगजी भी पानी में उतरा हुआ था, और कहता है, क्या तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया कि मैं यहाँ हूँ? उसकी बातें वांगजी की विंग के ऊपर जादू का काम कर रही थी। विंग अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खोता जा रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या करे। वो कहता है, कौन हो तुम? क्यों मुझे इस तरह से अपने चंगुल में फंसाने का ट्राई कर रहे हो? तुम्हारी बातें मुझ पर जादू सा असर कर रही है। क्या कोई तुम मैजिशियन हो?
वांगजी हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर विंग थोड़ा मुंह बना लेता और कहता है, मैंने तुमसे हंसने के लिए नहीं कहा था। वांगजी कहता, ओ अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर दो विंग, मैंने कहा ना कि मैं एक सेक्स डेमन हूँ। हाँ, बहुत लंबी स्टोरी है, पर फिर तुम्हें कभी फुर्सत से बताऊंगा। और इतना बोलकर वो इसके करीब आ जाता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग उसको मार रहा होता है, हालांकि उसको दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी जो बॉडी उसके ऊपर प्रेस हो रहे थे, जिस वजह से विंग उसे मारते हुए के हटाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी सारी पावर अब्सॉर्ब करना चाहते हो। वांग जी कहता है, हाँ करना चाहता हूँ, पर थोड़ा थोड़ा करके, बहुत थोड़ा, उससे भी थोड़ा। तुम्हें मारना नहीं चाहता मैं, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो विंग। पर इतना बोलकर जबरदस्ती से वापस से उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एक डीप पैशनेट किस करने के बाद वांगजी उसे सेपरेट हो जाता है और कहता है, चल इसे नहा लो, वरना ठंड लग जाएगी तुम्हारी बॉडी, और इसके बहुत ज्यादा सेंसुअल है अभी। विंग नहा रहा होता है, वांगजी वापस से विंग को गोद में लेता है और लाकर बेड पे बिठा देता है। फिर टॉवल से उसके पैरों को पोंछता है, थाइस को पोंछता है, उसके पूरे बॉडी को पोंछता है। विंग अपने आप को छुपाने का ट्राई कर रहा था, तो वांगजी हंसते हुए कहता है, क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही तुम्हारे सारे कपड़ों को उतारते हुए देखा है, फिर मैंने ही तुम्हें प्रिपेयर भी किया है विंग, और तुम शर्मा रहे हो, किससे, मुझसे, सच में। और इतना बोल करके एक रोब लाता है उसके कबर्ड से और ला करके विंग को धीरे धीरे पहनाना स्टार्ट करता है। विंग कहता है, मुझे इस तरह से पैम्पर क्यों कर रहे हो। तो वांगजी कहता है, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ विंग। और इतना बोलकर उसको सारे कपड़े पहना देता है, उसके बालों को टाई अप कर देता है और कहता है, अब सो जा, मैं यही हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो मुझे बस एक बार आवाज लगाना, मैं आ जाऊंगा। तो वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, और मैं क्या कह के बुलाऊं। तो वांगजी कह देता है, अल्फा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब ऐसे करते हुए 7 दिन हो चुके थे और वांगजी दोपहर में, सुबह में, शाम में, रात में जब भी विंग की हीट ट्रिगर होती थी, वांगजी उसकी हेल्प करता था। आई मीन कि उसके साथ इंटीमेट होता था और विंग को रिलीफ कराता था उस पेन से। इस तरह से वांगजी उसकी मदद करता था और 7 दिन बाद जब पूरी तरीके से विंग का पहला हीट कंप्लीट हो जाता है, उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही थी, लाइट फील कर रही थी और वो साइन कर रहा था। उसके ऊपर अलग सी, कह सकते हैं कि जवानी चढ़ रही थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। जांग जब वो अपने भाई को देखता है तो उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि हीट के बाद विंग की पूरी काया पलट ही हो गई है। वो लोग थोड़े से चिंतित भी थे कि विंग का क्या होगा, लेकिन विंग सरवाइव कर गया था अच्छे से और ये उन लोगों के लिए एक मिरेकल ही था। वहीं अब ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए थे, लगभग 2 महीने बीत गए थे और फर्स्ट हीट के बाद विंग की अभी तक कोई हीट आई नहीं थी और उसके बाद वांग जी कभी विंग के सामने नहीं आया था। 2 महीने बाद अचानक से एक खबर पूरी तरीके से तहलका मच जाती है कि वेन क्लान में एक लड़की अचानक से मर गई और उसके साथ सेक्स डेमन ने सेक्स किया था। ये सुनकर विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि 2 महीने पहले उस शख्स ने उसके साथ उसकी हीट गुजारी, उसकी मदद की और अभी वो किसी और के साथ। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो जैसे ही पैलेस में ये खबर सुनता है उसका पूरा मुंह बन गया था। वो पैलेस में वो सभी चीजें पे डिस्कस हो रहा था और विंग का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी माँ और भाई को कह देता है कि मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा करना है, अकेले रहना है। उसके साथ मोदांग वो भी चला आता है। जांगशिन को थोड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए कहता है कि वो खत्म करने के बाद वो उसके पीछे आएगा और उससे बात करेगा। वांग जी, जो कि वो हर पल विंग के साथ ही रहता था, जब विंग मोदांग के साथ जा रहा था तो मोदांग कहता है, राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं और आप नाराज क्यों लग रहे हैं। विंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था तो वो बड़बड़ाते हुए कहता है, उसकी हिम्मत देखो तो, उसने क्या कहा था कि वो मेरी मदद करेगा हमेशा, लेकिन अब देखो वो किसी और के साथ है। वो ऐसा कैसे कर सकता है, तुम बताओ। कोई किसी को कह के और उसे धोखा दे तो कैसा लगता है, बुरा लगता है ना। रामजी इसकी बात सुनकर हंस रहा होता और कहता, ओ तो तुम 40 हो रहे हो कि मैं किसी और के साथ भी वो सभी थिंग्स कर रहा हूँ।
और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो विंग के साथ साथ चल रहा होता है। तो मोदांग कहता है, आप किसकी बात कर रहे हैं राजकुमार? और वो अपना सर खुजा रहा होता है। तो विंग कहता है, मैं किसकी बात करूंगा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी। और आगे वो बोलने ही वाला था, तो फिर अपने आप में कहता, अरे यार क्या तुम बोल रहे हो, इसे बोलोगे तो पूरा आपकी तरफ बात फैल जाएगी, ये किसी न किसी को बताएगा और पैलेस में बात फैल जाएगी। फिर वो कहता, छोड़ो, मुझे नहीं बात करनी इस टॉपिक पे, चलो चलते हैं। इतना बोलकर रिंग एक पेड़ पे जाके उल्टा जाके लटका हुआ था और झूल रहा होता है। तब मोदम कहता है, राजकुमार राजकुमार आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गिर जाएंगे। तो कहता है, नहीं गिरूंगा मैं, अब मैं गिर भी गया तो तुम्हें क्या, और किसी और को क्या, किसी को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। और वो ऐसे पकड़ के उल्टा लटका हुआ था और कहता, जाओ मेरे लिए कच्ची कैरिया और इमली दोनों तोड़ के लेके आओ, ठीक है ना? तो कहता, हाँ क्या कहा आपने? तो विंग कहता, मैंने कहा मेरे लिए कच्ची कैरिया और इमली दोनों तोड़ के लेके आओ। कहता, कच्ची कैरिया, आप प्रेग्नेंट है? विंग कहता है, प्रेग्नेंट? मैं नहीं तो। कहता, मैं नोटिस कर रहा हूँ आप कुछ दिन से अजीब ही बिहेव कर रहे हैं और आप ये मंगाड़े खाने के लिए। रिंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है और कहता, क्या कहा तुमने? मैं प्रेग्नेंट, और अपने आप को टच करता है क्योंकि 2 महीने हो गए थे और उसकी हीट नहीं आई थी। और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलने के साथ ही विंग बेहोश। मोदम कहता है, अब क्या करूं मैं? फिर वो उसको उठा करके लेके आता है, पहले सब बेड पे लिटा देता है। चांगचिंग को खबर करता है तो हिलर आके चेक करते हैं और कहते हैं, हाँ आपका भाई प्रेग्नेंट है। ये सुनना हुआ ही था कि जियांग सिंह का तो पूरा मुंह धुआं धुआं हो गया था। और मोदांग को गला दबाते हुए कहता है, किसने, आखिर किसने मेरे भाई के साथ ये सब कुछ किया? हाँ मुझे बताओ अभी के अभी। हाँ जी, जो वहां पे खड़ा था वो सन्न रह गया क्योंकि वो आज तक जितने के साथ सोता आया है, हालांकि उसने 7 दिन में एक बार लास्ट दिन रिंग के साथ वो फिजिकली इंटीमेट हुआ था और सारा स्पर्म उसके अंदर निकाला था, लेकिन 6 दिन उसने ओनली फॉर उसकी हेल्प की थी हैंड से, और रिंग ने भी उसकी हेल्प की थी उसको सेटिस्फाइड करने में। बट लास्ट दिन पता नहीं क्या हुआ उसे, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। और एट द एंड जब वो नॉर्मली ऑर्गेज्म तक आ गया था तब जाकर उसके अंदर एंड गया था और वो रिंग को लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर दिया था और फाइनली वो एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे। जब अंगजी को ये याद आता है तो वो अपनी मुठ्ठियां कस रहा था और कहता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो आज तक इतने के साथ छोटा आया हूँ, ओनली फॉर उनकी पावर्स मुझे मिली है, पर ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। तभी जो हीलर थे वो चेक करके चले जाते हैं। मोरांग को जांगचिंग बाहर गुस्से में आंख दिखाते हुए भेज देता है और अंदर आते हुए कहता है, वीन ये क्या सुन रहे हैं हम, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? हाँ। वीन रोना शुरू कर देता और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, सारी मेरी गलती है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस बच्चे को रखूं तो मैं मार दूंगा। वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो बस सुन रहा था। चांग सिंह कहता है, पहले बताओ तो सही ये सब किसने किया? विंग कहता है, मैं नहीं जानता मेरी हीट के दौरान मेरे साथ क्या हुआ? तो जांग सिंह कहता है, 6 डेमन। विंग कहता है, हाँ उसने यही बोला था, पर उसने बोला कि वो एक एंजल है और, और मैं कुछ न कर सका, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। जांग सिंह कहते हैं, विंग ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम एक डेमन को बच्चों को कैरी कर रहे हो। विंग रोना शुरू कर देता और कहता है, गा, 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 मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, वो जब मुझे टच कर रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, ये सब मेरी गलती है। चांग सिंह कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम एक डेमन को बच्चों को कैरी कर रहे हो, तुम्हें तुम्हें समाज से बाइकआउट कर दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हें जान से मार दिया जाएगा अगर किसी को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है, पर मैं क्या करूं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और वो बोलकर रो रहा होता है। वहां पे जांग फिंगयांग और जांग यू भी आ गए हुए थे। जब पता चला कि विंग की तबीयत खराब है, वो जब रो रहा होता है तो जांग फिंगयांग आते हुए कहते, जांग जी क्या कर रहे हो, तुम बच्चे को डरा रहे हो। जांग सिंह अपने पिताजी को आंख दिखाते हुए कहता, डैड वो प्रेग्नेंट है। आपको पता है किससे प्रेग्नेंट है? डेमन, 6 डेमन से। और आपको पता है कि ये 2 मंथ प्रेग्नेंट हो गया है, अब हम क्या करें?
1 महीने बाद तो इसकी बैली भी शो होनी शुरू हो जाएगी। लोगों को हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे कि एक सेक्स डेमन ने इसके साथ नाइट स्पेंड किया है, ये इसके बच्चे को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। हाँ, मैं अभी के अभी इस बच्चे को मार डालूंगा। और इतना बोल करके जियांग सिंह तलवार निकालकर विंग की तरफ बढ़ता है। तभी वांग जी बीच में आ जाता है और उस तलवार को पकड़े हुए था। हवा में जब तलवार को इतना टाइटली देखता है तो जियांग सिंह कहता, ओ तुम यही हो, डरपोक, बुजदिल, डेमन कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ये सभी थिंग्स करने की। और इतना बोलकर वो तलवार चला रहा होता है हवा में ही। वांगजी जो कि स्पिच मतलब पूरा का पूरा इंडिविजुअल था, तो वो तो बच रहा था उसके, लेकिन उन लोग की पावर्स स्पिरिचुअल होती थी ना, इसी वजह से वो हार्म कर रहा था और उसको कट लग गया था। उसके बाद वांगजी अपने आप को बचाव करना शुरू कर देता है। झांगजी जो कितने तेज गुस्से में था, वो जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ से उसके मूव्स हो रहे थे और वांगजी अपने आप को बस प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सब कुछ जब हो रहा था, इतनी ही देर में विंग एक चाकू लेता है और अपने पेट में मार लेता है। और चाकू के बाद जब आह की चीख लगती है, तब जियांग फिंगयांग, जियांग यू, जियांग सिंह, वांगजी सब उस तरफ देखता है जहां पे विंग ने अपने आप को हार्म कर लिया हुआ था। उसे देखने के बाद दोनों अनिल की वांगजी और जियांग सिंह भागकर उसे पकड़ते और कहते हैं, विंग। तब तक तो विंग अपनी आंखें बंद कर चुका था। हीलर आते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। हालांकि उसने बीच पेट के ऊपर मारा था, इसी वजह से बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। और उस खून के लगने की वजह से, क्योंकि वो बच्चे का भी खून अंदर से आ रहा था, तो बच्चे वही खून जा रहा था, तो उस खून की वजह से वांगजी की बॉडी ना धीरे धीरे करके विजिबल होना शुरू हो गई थी। जब वांगजी देखता है कि उसके दोनों हाथों में खून लगे हुए हैं और वो दिख रहा है, जियांग यू उसे देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और मेरे बेटी के साथ ये तुमने क्या किया है? हाँ, या तुम एक सेक्स डेमन हो? वांगजी धड़ाम से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं दिख रहा हूँ आपको? बताइए मुझे। जियांग उठता है और वांगजी को 3-4 घूसा मारता है और तलवार उसकी गर्दन पे रखे हुआ था उसका गर्दन उड़ाने के लिए। तो जियांग फिनयान कहते हैं, रुको, पहले उसकी बात तो सुनो। वांगजी पूरा काला लिबास में था। उसने 5 लेयर कपड़े पहने हुए थे जो कि किसी रॉयल से कम नहीं लग रहा था। वो सारे कपड़े खून के धब्बे से भीग गए थे और विंग का इलाज कर रहा था सभी लोग। जंग फिनयान कहते हैं, आप बताएंगे हमें कि आप कौन हैं? वांगजी कहता है, मैं एक साबित एंजल हूँ। मैं एक सिक्स डेमन बन गया हूँ। मैंने किसी को हॉट कर दिया है, इसी वजह से शायद मुझे ये सजा मिली है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इतना बोलकर वो पीछे मुड़ जाता है। उसके हाथ एक गेस्चर में थे और वो पीछे से सच में एक प्रिंस लग रहा था। जियांग सिंह कहता है, अपना दिखावा बंद करो, जैसे कि तुम कहीं के प्रिंस हो। वांगजी कहता है, इमोर्टल वर्ल्ड, जहाँ पे एंजल्स फेरीज रहते हैं, मैं वहां पे एंजल्स था। मैं वहां का सेना नायक था और साथ में मैं वहां का कर्ता धर्ता था। जिस किसी का भी सब कुछ समापन होता था उसका मैं लेखा जोखा रखता था और सबको बताता था। एक दिन मैंने आके बोला कि जो हमारे जलदेव हैं उसकी बेटी, वो आपसे शादी करना चाहते हैं ग। तो ग ने मना कर दिया। फिर मैंने ये प्रस्ताव उन्हें फॉरवर्ड कर दिया। वो हमारे गग से बहुत प्यार करती थी और उन्हें पाने के लिए वो इमोर्टेलिटी प्राप्त करने लगी। वो जब फाइनल इमोर्टेलिटी पर थी तब सिचन ने कहा, देखो वो इमोर्टल बन जाएगी और यहाँ आ जाएगी, फिर उसके बाद वो किसी न किसी तरीके से मुझे हासिल कर लेगी। तो मैं चाहता हूँ कि उसके पास किसी और को भेजो और उसकी तपस्या को भंग करो और उसे पाप घोषित करके उसे खत्म करो उसके जीवन को, क्योंकि मैं आजीवन कुंवारा रहना चाहता हूँ। मैंने गौ को बहुत समझाया था कि गौ, जब वो आपको पसंद करती है तो आपको अपने लिए पार्टनर चुनना चाहिए। गौ ने कहा कि मैंने अपने लिए पार्टनर चुन लिया है और उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। हालांकि जो मोमेट थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि उसने इमोर्टलिटी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विद्याओं का उपयोग किया था और साथ में काला जादू का भी। उस समय तक हमें नहीं पता था कि वो गगो से इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हम लोग जब तक ये सारे प्लान करते और उसके पास किसी और को भेजते, उसे पता चल गया था, क्योंकि उसने 24 घंटे गगो के ऊपर नजर रखा हुआ था अपनी एक सिप के जरिए।
और उस शिप में वो गगा के हर एक्टिविटी को देखती थी, क्योंकि जो एक पोर्टल होता है वो हर जगह खुलता था, और एक शीशा होता है जादू जो उसके पास था, उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से बनाया हुआ था। हम लोग इस बात से अनजान थे। जब हमने अपने यहाँ के एक सेनानायक को वहां भेजा उसके साथ रात गुजारने के लिए, तो उसे बेरहमी से मार करके उसको दिल को निकाल के उसने खा लिया और उसकी शक्ति को वो अब्जॉर्ब कर गई। फिर हमने दूसरे को भेजा, क्योंकि एक एक करके सब गायब हो रहे थे। इस तरह से हमारे 30 सेनानायक गायब हो गए और हमें पता ही नहीं चला कि आखिरकार वो जब वहां जाते हैं तो क्या करते हैं। और यही जानने के लिए जब मैं वहां आया तो मैंने उसे देखा कि वहां पे सबकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो सबके बीच में बैठी हुई है और कुछ तंत्र कर रही है। जब मैं वहां आया उसे रोकने के लिए तो उसने कहा, तुम, इस सब का कारण तुम हो। तुम मुझे मेरे प्यार तक जाने नहीं दे रहे हो और उसे मिलने नहीं दे रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि गगा आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, आपको ये सभी अथक प्रयास छोड़ देना चाहिए देवी। तो उसने कहा, मैंने छोड़ने के लिए तुम्हारे गगा को पसंद नहीं किया है, मैं एक मोमेड हूँ। और वो अपने मोमेड वाले रूप में आ जाती हैं और मेरे पास आते हुए कहती है, अगर तुम्हारा भाई मेरा नहीं हो सकता तो तुम मेरे हो जाओ। और इतना बोल करके वो मुझे सेड्यूस करने लगी थी। फिर उसने मुझे अपने फांस से जकड़ लिया और अपने बेड पर लेके गई। वो धीरे धीरे करके मुझे सेड्यूस कर रही थी। मैं जो कि एक एंजल था और सबका कर्मा क्लियर करता था, इसलिए मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं लोगों को झांसे में नहीं आ सकता था। वो जब मेरे ऊपर जादू कर रही थी तब मैंने अपनी वेपन को निकाला जो कि एक पेन था, और उस पेन से मैंने उसके गले पे वार किया और देखते ही देखते वो वहां पे मर गई, क्योंकि मछली की प्राण गले के पास ही होती है। और जब वो मर रही थी वो सभी उसका खून उस तंत्र के ऊपर गिर रहा था और वो हंसते हुए कहती है, मैं मरकर भी जिंदा ही रहूंगी और मैं आपके गगो को कभी नहीं छोड़ सकती। और इतना बोलकर जब वो ऊपर जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे गया। तब तक वो गगा को अपनी सांस में ले चुकी थी और वो गगो को लेकर के उसके कमरे में गई और उसके साथ वो इंटीमेट होने लगी। गगो को नहीं पता था कि क्या करना चाहिए और गगो बस बेहोश निढाल पड़े थे। वो सभी चीजें वो खुद ही कर रही थी। मैंने उससे विनती की कि मेरे भाई को छोड़ दो, पर वो नहीं मानी और उसने कहा कि बदले में तुम अपना शरीर मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तैयार हो गया था। उसने मेरे साथ वही सब किया जो वो गगा के साथ कर रही थी। वो मेरे साथ इंटीमेट हुई और उसे अपना बॉडी मिल गया और वो इसके बाद हमने और भाई ने मिल करके जैसे ही उसे बॉडी मिला उसे कैद तो कर लिया, पर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई आज के बाद कभी भी एंजल नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो एक डेमन में बदल जाएगा और उसे कुछ समय बाद वैसे ही जरूरत होगी इंसानी शरीर की जैसे मुझे पड़ रही है, और उसे वो अपनी शक्ति लेगा और जीवित रहेगा, अपनी आत्मा तृप्ति करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो मर जाएगा। पहले मुझे उसकी बातों का शब्द समझ नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, लेकिन जब मैं समझा तब तक 1000 साल बीत चुके थे और मैं धीरे धीरे करके मर रहा था। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी, बहुत सारे हीलर को दिखाने के बाद भी मेरी बॉडी रिकवर नहीं हुई और मैं धीरे धीरे करके एक कंकाल में तब्दील हो गया। मेरे भाई ने मुझे कहा कि उसने जो कहा है वो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें लोगों के पास जाना चाहिए, उसके साथ सोना चाहिए। लेकिन मैं नहीं माना और मैं उससे मिलने के लिए गया और फिर मैंने उसे कहा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो उसने कहा कि जब तुम मेरे साथ सो रहे थे, जब हम दोनों एक हो रहे थे, तब मैंने तुम्हारे अंदर अपनी पावर डाली है। तुम अब लोगों के साथ सोओगे तो तुम्हें भी उनसे पावर मिलेगा, तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, उनसे पावर्स लेने होंगे, तब जा करके तुम सरवाइव कर सकते हो। मैंने तुम्हें एक राक्षस बना दिया क्योंकि तुम हम दोनों के प्यार के बीच में आ रहे थे। तुम अपने आप को कहने के लिए एक एंजल कहते हो, पर तुमने क्या किया है, तुमने हमें एक नहीं होने दिया। वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो अपना पेन वापस से निकालता है और उसकी आंखों के सामने ले जाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि गगा तुमसे शादी करना नहीं चाहते? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो? तो कहती है, प्यार में सब जायज होता है, चाहे वो पहले से शादीशुदा हो या फिर कुछ और हो। वो मेरा था, मतलब मेरा था,
और अब कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो खुद ही उस पेन को लेकर के अपने आप से को वापस से जान से मार देती है और इस बार कहती है, अब तुम कभी भी दोबारा से इंसानी रूप में नहीं आ सकते जब तक कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मिल नहीं जाता। और इतना बोल करके वो वहां पे एसिड में तब्दील हो गई थी। उसके बाद मेरी बॉडी अकड़ना शुरू हो गई और मुझे दर्द हुआ। वो पहली रट थी मेरी। उस समय मैं बहुत परेशान था, चीख चिल्ला रहा था। गग्गा ने जब मेरी हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया और वहां पे जितने भी सैनिक थे उनको पहरा पे लगाया गया। लेकिन मैं इतना ज्यादा खूंखार हो चुका था कि मैंने एक एक करके सभी सैनिकों को मार डाला, चांद से नहीं उसके साथ सिक्स करके, और उन सब की पावर मेरे अंदर आ गई। गग्गा को जब लगा कि मैं एक हैवान बनता जा रहा हूँ तो मुझे उन्होंने इमोर्टल वर्ड से निष्कासित करके इस रेलम में भेज दिया और मैं यहाँ पे 3D प्लेन पे हूँ। मैं यहाँ सरवाइव करने के लिए मैं सक्लूजन में चला गया था और धीरे धीरे करके अपने आप को शांत करने लगा। 500 सालों तक तो मैं खुद को शांत रख पाया, लेकिन उसके बाद मेरी इच्छा, आत्मा तृप्ति की जो इच्छा थी वो बढ़ने लगी। मेरे अंदर वो भूख बढ़ने लगी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसके श्राप की वजह से मैं बस लोगों को ढूंढने लगा। मैं किसी को जान से मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर न सका। कभी कभी मैं उसे बस ऐसे ही सेटिस्फाइड कराया करता था, जैसे कि मैंने विंग के साथ में किया। लेकिन कभी कभी जब मेरी भूख हद से ज्यादा बढ़ जाती थी और जब मैं उसके साथ फिजिकल होता था तो वो मर जाते थे। आखिरकार मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, और अभी मैं पिछले 5000 सालों से बस यही करता आ रहा हूँ। बहुत मुश्किल से अभी तक इन 5000 सालों में मैंने 10 से 12 लोगों को ही जान से मारा है, पर मुझे नहीं पता था कि मैं रिंग के साथ ये सब कुछ करूंगा तो वो प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। ये पहली बार है कि वो प्रेग्नेंट हुआ है। इतना सुनना था ही कि जियांग सिंह को तो बहुत तेज गुस्सा आ ही रहा था। वो अपना जीडियन निकालता है एंड देन वांग जी को मारना शुरू करता है। वांग जी के ऊपर जीडियन का कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन जियांग सिंह अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था और कहता है, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम पहले एंजल थे, लेकिन तुम अब एक डेमन हो। मैं डेमन के साथ अपने भाई की शादी कैसे करा सकता हूँ? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता मैंने ये सब कैसे किया। आप चाहे तो सच में मेरी जान ले सकते हैं। और इतना बोल करके वो बैठ गया था नीचे। यांगचिंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो अपना तलवार निकालकर जैसे ही वांग जी के धड़ से उसके गर्दन को अलग करने वाला था, तभी वॉइस आती है पीछे से, ठहरो। वहां पे बहुत सारे जो थे मास्टर और साथ में एक गार्जियन एंजल जो कि सीचेन था, वो सभी उतरते हैं उस कमरे में और वहां अपने आप ही बहुत ज्यादा रोशनी हो रही थी। उन सबको देख करके आश्चर्य में पड़ा हुआ था जियांग सिंह और कहता है, आप कौन? तो कहता है कि मैं इसका भाई हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। जैसा कि इसने कहा कि एक एंजल है, लेकिन उस मोमेंट के श्राप के चलते ये एक 6 डेमन में बदल गया था और अब इसका श्राप खत्म हो गया है। तो उसकी बात सुन करके सब लोग, यहाँ तक कि वांग जी भी आश्चर्य से भरे हुए थे और कहते हैं, गगा आप ये क्या कह रहे हैं? सीचन अपने भाई को तो सबसे पहले उठाता है और कहता है, क्या कहा था उसने कि जब तक तुम्हारा फेटेड पार्टनर तुम्हें नहीं मिल जाता तब तक ये श्राप नहीं हटेगा। आज तक तुम इतने के साथ सोए, क्या तुमने कभी किसी को प्रेग्नेंट किया? वांग जी कहता है, नहीं। तो फिर ये क्यों? तुम्हें नहीं लगा कि वो तुम्हारा फेटेड पार्टनर है? वांग जी विंग के पर्दे को तरफ देख रहा होता है जहाँ पे हीलर उसका इलाज कर रहे होते हैं। तो वांग जी कहता है, गगा इसका मतलब वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा ओमेगा है। कहता है, अभी तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं है, पर तुम दोनों एक दूसरे के फिटेड पार्टनर हो। फिर वांग जी के हाथों के ऊपर कुछ जादू स्पेल करता है, तो वांग जी के हाथों से एक सिरा धागा का निकलकर सीधे विंग की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखकर वांग जी, जियांग सिंह, जियांग फिंगयांग, जियांग यू सभी देख के हैरान थे और कहते हैं, क्या सच में वो मेरा ओमेगा है? और इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है तो जियांग सिंह कहता है, ठहरो, अभी मेरी सजा तुम्हारे लिए कंप्लीट नहीं हुई है, तो यही रहो। सीचन कहते हैं, देखिए किंग, मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, लेकिन वो ऑलरेडी इतनी सालों तक सजा भुगत चुका है। अब आप माफ कर दीजिए उसे और उसे जाने दीजिए, क्योंकि जब वो सब उसने किया था तो उसके मन में बस एक ही ईर्ष्या थी, इच्छा थी उस मॉर्मेट की कि वो मेरे साथ सो सके, और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने हर तंत्र को अपनाया। उसने हर तरीके से मेरे पास आने की कोशिश की और हर तरीके से वो फेल हुई। इसी वजह से उसने गुस्से में आकर के
वांग जी को ऐसा श्राप दिया कि उसकी वो अपनी आत्मा तृप्ति करने के लिए लोगों का जिस्म ढूंढने होंगे ताकि वो उसकी आत्मा तृप्ति हो जाए। मैंने इसके साथ सौदा किया है, जब वो दोबारा से जन्म लेकर के इस 3D वर्ल्ड पे आएगी तो मैं एक जन्म मनुष्य का लूंगा और उसके साथ जीवन बिताऊंगा, और इसके लिए मेरा हस्बैंड भी मान गया है। उसकी बात सुनकर थोड़े लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो उसी जो एंसेस्टर थे ना उसमें से एक बाहर निकल के आते हुए कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। उसे देख करके सब आश्चर्य में थे, क्योंकि वो भी सीजन की तरफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है देखने में। और वांग जी कहता है, याओ गोगो। याओ कहता है, हम दोनों ने शादी कर ली है और हम दोनों फेटेड पार्टनर हैं, लेकिन उसकी जो आत्मा तृप्ति नहीं हुई है और हम एंजल हैं, हम एक देव हैं, तो हमें लोगों की इच्छा पूर्ति करनी होती है, जिस वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ा। इसीलिए सीचन ने तय किया है कि एक जन्म वो उसके साथ बिताएगा। जो एक मनुष्य का जीवन होता है 100 सालों तक का, वो 100 सालों तक उसके साथ रहेगा और वो वापस इमोर्टल वर्ल्ड में लौट आएगा। तो उसने अपनी बात स्वीकार की है। उसकी शरीर मर गया है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, और वो उसने तुम्हें आजाद कर दिया है अपनी शक्तियों से वांग जी। वांग जी जिसको आंखों में आंसू भरे हुए थे और कहता है, गोगा मैं बहुत खुश हूँ गोगा। और इतना बोलकर वो सीचन को गले लगा लेते हैं। याओ भी वांग जी और सीचन को गले लगा लेते हैं, और इन लोगों का भरत मिलाप देखकर तो जियांग चे एंग्री बर्ड बन के घूम रहा होता है और कहता है, बस करो ये सब। जियांग फिर क्या कहते हैं, जियांग छेंग देखो तो सही, मसला देखो फिर बात करो, तुम किंग हो तो गुस्से पे आकर। जियांग चिंग बीच में ही बात काटते हुए कहता है, वो मेरा भाई है और इसने गलती की है, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। तभी हीलर आकर के कहते हैं कि बच्चा और वो दोनों सही सलामत है, लेकिन खून बहुत लॉस हुआ है। सीजन अंदर आते हैं और उसके मरहम के ऊपर ऐसे अपनी पावर यूज करते हैं, तो वो पूरा मरहम भर गया था और विंग पीसफुली सो रहा था। सीजन आते हुए कहते हैं, देखिए अब जो कि मेरा भाई एक 6 एमल से एक एंजल में वापस से बदल गया है। और वांग जी जैसे ही सीचन ऐसा बोलता है ना, तो वांग जी का काला जो कपड़ा लिबास था वो सारा बदल कर पूरा का पूरा सफेद हो जाता है। उसके सर में बहुत सारे एसेसरीज थे जो कि गोल्ड का था। उसके जो 5 लेयर के कपड़े ब्लैक के थे वो अब व्हाइट में बदल गए थे, और उसके ऊपर गोल्डन का काम किए हुए था। उसके फोरहेड पे बहुत ही खूबसूरत सा सिंबल बना हुआ था। उसकी आंखों में आई शैडो और रेड निशान के डिजाइन बने हुए थे, जिसे देखकर सभी उसको भी देख रहे थे कि वांग जी सच में इतना ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम लग रहा था। सच में वो एक देवदूत ही लग रहा था। उसके बाद सीजन बाहर आते हुए कहते हैं, मैं आपके भाई का हाथ मांगता हूँ अपने भाई के लिए। मैं इन दोनों की शादी कराना चाहता हूँ, इस वर्ल्ड में भी और अपने वर्ल्ड में भी, ताकि वो दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करे और हमें हमारा हायर मिले। उसने वांग जी को बच्चे को कैरी किया है, तो वो एक डेमन नहीं बल्कि के एंजल है, और हम अपने एंजल को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जियांग चिंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन सीजन के कहने पे जियांग चिंग मान जाता है। और जब विंग कुछ दिनों में ठीक हो जाता है तो वांग जी और विंग दोनों की शादी करा दी जाती है। पहले तो इस 3D वर्ल्ड में, उसके बाद सभी लोगों को इमोर्टल वर्ल्ड लाया जाता है, जो कि इतना ज्यादा खूबसूरत था। आसमानों के बीच में पैलेस बने हुए थे और सभी लोग आसमान के ऊपर ही चल रहे थे, बादलों के ऊपर ही चल रहे थे। जब जांगचिंग ये सभी चीजें देखता है तो वो मंत्रमुग्ध था और बहुत ज्यादा खुश था कि सच में उसका भाई एक इमोर्टल वर्ल्ड में रहेगा, बिना इमोर्टलिटी को प्राप्त किए वो एक इमोर्टल वर्ल्ड में एक एंजल के साथ रहेगा। वहां पे भी इन दोनों की शादी कराई जाती है। वांग जी और विंग के हाथों में कपड़े, मलमल के कपड़े का बना हुआ रोज था, जिसे वो दोनों पकड़कर एंसेस्टर हॉल की तरफ आ रहे थे, जहाँ पे जियांग पिंगयांग, जियांग चिंग, जियांग यू, लैंस चेन याओ और वहाँ के सभी मास्टर्स थे, ग्रैंड मास्टर्स थे। वो दोनों 100 सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर आते हैं और सबको ग्रीट करते हैं, फिर हेवन और अर्थ को ग्रीट करते हैं, सामने मास्टर, एंसेस्टर और अपने एल्डर्स को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को सर को टिकाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का वचन देते हैं। एक दूसरे के छोटी उंगली वो एक दूसरे के हाथों में इंटरवाइन करते हुए प्रॉमिस करते हैं कि अगले हर जन्म के लिए वो एक दूसरे के अल्फा और ओमेगा बन गए हैं। उसके बाद उन दोनों के हाथों में जो बॉन्ड वाली रस्सी थी वो अपेयर होती है और एक दूसरे को कनेक्ट कर लेती है। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ से वो रोज लेता है और उसे दूसरी लड़की लेके चली जाती है। उसके बाद वांग जी उन सभी के सामने में विंग के नेक पे बाइट करता है, और बाइट करने से पहले वो विंग को बोलता है कि मैं जेंटल रहूंगा विंग,
पर तुम्हें थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना होगा। विंग हाँ में सर हिला देता है, जो कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर भी वांग जी उसको होल्ड करता है और उसके नेक पे बाइट करता है, और फिर वो वही प्रोसीजर विंग को करने के लिए कहता है। विंग भी अपने फैंक्स वाले दांत तो निकाल नहीं सकता था, इसलिए वो बहुत जोर से बाइट कर लेता है। तो वांग जी के मुंह से हल्का लाइट सा चीख निकलता है और उसके बाद वांग जी के नेक पे एक खूबसूरत सा डिजाइन अपेयर हो गया था। विंग ये देखकर आश्चर्य में था, तो वांग जी कहता है, देखो सेम डिजाइन तुम्हारे ऊपर भी है, आधा हिस्सा मेरे पास है और आधा तुम्हारे पास है। विंग कहता है, पर मैं तो एक इमोर्टल नहीं हूं ना। तो वांग जी कहता है, पर मेरा अंश तुम्हारे अंदर है ना विंग, जिसे तुम्हारे पास भी पावर्स है उसकी, और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और इतना बोलकर वो दोनों वापस से अपने दोनों हाथों को इंटरवाइन करते हैं और चाय का प्याला पीते हैं। सभी लोग उस चाय को प्याला को उठाते हुए उन दोनों नव दंपतियों को, आई मीन की वांगजी और विंग को, हस्बैंड एंड हस्बैंड सभी के सामने में घोषित कर देते हैं। और वांगजी और विंग बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा। उसके बाद विंग सबको ग्रीट करता है और साथ में वांगजी भी। उसके बाद उसकी जो जो जियांग चेंग था उसके पास विंग आता है और गले लगते हुए कहता है, गगा आप उन्हें माफ कर दीजिए ना। जियांग चेंग अभी भी एंग्री बर्ड बन के घूम रहा था, कहता है, नहीं मैं तुम्हारे उस सिक्स डेमन को माफ नहीं करने वाला, उसने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने मुझे नहीं बताया। विंग विंग रोते हुए कहता है, गगा मुझे माफ कर दीजिए ना, उस समय मैं डर गया था बहुत ज्यादा। जियांग चेंग को कहती है, अब जाने भी दो, फाइनली इन दोनों की शादी हो गई और अब कोई भी नहीं मरेगा हमारे यहाँ, और सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया में अमन और शांति बना रहे? जांगचिंग कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद जब वो लोग जाने लगते हैं तो विंग और वांगजी उन लोगों को उस रथ तक छोड़ने आता है जो 3D वर्ल्ड पर, आई मीन की धरती तक लेके आता, और सभी लोग उनको विदा कर देते हैं। उसके बाद सीचैन वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम अपने होने वाले ब्राइड को अपने रूम में ले जाओ, क्योंकि वो रूम हजारों सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और वो अभी भी वैसा ही है। इतना बोलकर वो याओ को मतलब शोल्डर से पकड़े हुए था। वांगजी विंग को लेता है एंड देन अपने कक्ष की ओर चला आता है। वो कक्ष जैसे ही उसके पास आता है वो अपने आप ही खुल जाता है, क्योंकि इमोर्टल वर्ल्ड में सभी चीजें मिरेकल से होती थी और हर एक चीज ना अपने अपने जगह पे उड़ उड़ के कह रही थी, मास्टर आ गए, मास्टर आ गए, मास्टर आ गए, मास्टर आ गए। विंग ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश था और वांगजी ने विंग को गोदी में उठा लिया हुआ था एकदम ब्राइडल स्टाइल में। उसे लेकर के बेड पे बिठाता है और कहता है, उसके पेट पे हाथ रखते हुए, मेरा अंश तुम्हारे अंदर है और तुम अब मेरे हो, ये सिक्स डेमन भी तुम्हारा हुआ विंग। तो विंग कहता है, नहीं सिक्स डेमन नहीं, एंजल, सिक्स एंजल, माय इमोर्टल सिक्स एंजल। और इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे के फोरहेड से अपना फोरहेड टिका लेते हैं और कहते हैं, तो आज हमारी वेडिंग नाइट है। विंग शर्मा रहा होता है तो वांगजी कहता है, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कि हम ये पहली बार करने वाले हैं। तो विंग कहता है, हाँ तो हम पहली बार ही तो करने वाले हैं ना, क्योंकि जब आपने मेरे साथ पहली बार किया था अल्फा, तो हम दोनों, आई मीन कि मैं इंसान में था और आप इंडिविजुअल थे ना। वांगजी कहता, ओ तो मैं अब विजुअल तरीके से करता हूँ। और इतना बोलकर वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर आ रहा होता है। तो विंग कहता, पर आपको पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो कहता, हाँ मुझे पता है और मैं बहुत धीरे से करूंगा, बस एक बार, उसके बाद नहीं, ठीक है ना, फिर बेबी होने के बाद। इतना बोल करके वांगजी अपना सारा कपड़ा उतारता है, विंग का भी सारा कपड़ा उतार देता है। उसके बाद धीरे धीरे से उसके बॉडी को टच करना स्टार्ट करता है। हालांकि विंग जो कि प्रेग्नेंट था तो उसकी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सूदिंग थी। वांगजी ऑन गोइंग क्रेजी हो रहा था और कहता है, विंग तुम्हारी बॉडी पहले से और भी ज्यादा सूदिंग लग रही है, मुझे मन कर रहा है कि मैं बस इसे टच करूं, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है विंग। और धीरे धीरे करके वो उसको बोल रहा था, टच कर रहा था। फिर वापस उसके वेजाइनल एरिया को लिक करना स्टार्ट करता है और उसे सक करना स्टार्ट करता है, जिससे विंग धीरे धीरे करके कपबोर्ड से टिका हुआ था ताकि उसके कमर में पेन ना हो। और वांगजी बहुत ही आराम से उसके ऊपर था, पूरा ऊपर नहीं था, बस उठा हुआ था और उसके ऊपर उसे किस कर रहा था। फिर उसके निपल्स को वो टच कर रहा था, पिंच कर रहा था एंड देन फाइनली वो अपने हार्डवर्क को उसके अंदर इन करता है अपने। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसे सेक्स करना और उनके उसके साथ इंटीमेट होना वो स्टार्ट करता है एंड देन वो जब फाइनली ऑर्गेज्म थकता तो विंग को अपने ऊपर बिठा लेता है और कहता है, अब तुम ट्राई करो विंग, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मेरा बॉडी प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा। विंग उसकी बात हाँ में मान लेता है और वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वांगजी इंस्ट्रक्ट कर रहा था वैसे वैसे वो उसके ऊपर बाउंस कर रहा था
और देखते ही देखते दोनों फाइनली ऑर्गेज्म तक थे और वांगजी उसे होल्ड कर लेता है अपनी बाहों में। वो दोनों अपने आप को नॉर्मल करते हैं। हालांकि कहने के लिए वांगजी ने कहा था एक बार, पर उस रात उन दोनों ने लगभग 7-8 बार एक दूसरे को इसी तरह से कडल किया था। एंड देन वो इंटीमेट हुए थे। फाइनली अगले दिन सुबह विंग, जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था, उसके बैक में पेन भी होने लगा था, प्रेग्नेंट था, इस वजह से उसे डर भी लग रहा था। वांगजी भी थोड़ा कॉन्शियस हो गया था क्योंकि वो अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं रख पाया था। तो वो जल्दी से जाकर के हीलर को बुला के लाता है। उससे पहले उसने पूरे रूम की सफाई की थी, विंग को तैयार किया था, उसे बेड पे जेंटली लिटा दिया था। हीलर आकर जब उसे चेक करते हैं तो वांगजी को देख कर कहते हैं, बेसबड़ा, तुम्हें सब्र नहीं किया जा रहा? थोड़ी देर रुक जाते तो क्या हो जाता? तो वो कहता है, मास्टर आप ऐसा कैसे कह सकती है? तो कहती है, हाँ ठीक है, तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा ओमेगा दोनों ठीक है, पर अब तुम्हें रुकना होगा। वांगजी कहता है, ठीक है। इतना बोल करके वो जैसे ही बाहर आने को होता है तो याओ उसके कान खींचते हुए कहता, बदमाश लड़के, मैंने शादी करा दी, इसका ये मतलब नहीं था कि तुम्हें वेडिंग नाइट भी मनानी थी। वांगजी अपने कान छुड़ाते हुए कहता है, गगा मुझसे, और इसके आगे वो बोल नहीं रहा था वो कुछ भी। तो याओ हंसते हुए कहता, हाँ समझ गए हम, सेक्स किंग, सेक्स डेमन, तुम्हारे अंदर ये भूत अभी भी चढ़ा हुआ है। वांगजी कहता है, गगा मैं अब ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अब मैं किसी के साथ भी नहीं करने वाला। तो यह कहता है, करना भी वक्त, वरना तुम्हारा ओमेगा तुम्हें बाहर निकाल देगा अपने कमरे से। और वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए अंदर आते हैं जहाँ पे विंग बेचारा शर्मा रहा था और लाल लाल गुब्बारे की तरह उसके गाल खुले हुए थे। उसके बाद वो सभी उसको देखते हैं और उसे कहते हैं, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और देखते ही देखते 2 महीने बीत गए थे और फाइनली विंग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और सबसे ज्यादा खुश था वांगजी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बाबा आया है। तो उसे अपने हाथों में लेते हुए अपने गगो को दिखाते हुए कहता है, गगो ये क्या मेरा बाबा है ना, सच में, ये देखिए ना। तो सीचन उसे अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं, और ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है, जब तुम छोटे थे तो तुम भी ऐसे ही थे, चबी चिक्स वाले बाबा। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और 6 दिन बाद उस बेबी का नामकरण किया जाता है, जिसका लोग सब बहुत ज्यादा खुश थे और उनका नामकरण रिंग और वांगजी के नाम पे निंगजी किया जाता है और वो सब बहुत खुश थे। और वहां पे पार्टी चल रही थी तो वांगजी रिंग को खींचकर लेके आते हुए कहता है, तो वहां पे गगा बाबा को संभाल लेंगे। अब तुम्हें नहीं लगता कि अब पूरे 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया है, तो तुम्हें अपने हस्बैंड को सर्व करना चाहिए। रिंग वांगजी के चेस्ट पे हिट करते हुए कहता है, खबरदार ऐसे करने बातें सोचना भी मत, अभी अभी जस्ट हमने बेबी को बॉर्थ दिया है। तो वांगजी उसके चेस्ट एरिया पे हाथ फिराते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बेबी गर्ल भी देना चाहिए? तो हम इसकी तैयारी कर सकते हैं ना? तो वांगजी कहता है, रिंग कहता है, हाँ दे सकते हैं, पर अभी नहीं, कुछ सालों बाद। और इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है तो वांगजी उसको गोद में उठा करके और अपने चंबर की ओर लेके आ जाता है। तो सीचन और याओ दोनों आए भरते हुए कहते हैं, हाँ लगता है बेबी गर्ल आने वाली है तुम्हारे लिए निंग जी, कोई ना, चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। और इतना बोलकर वो लोग अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे जहाँ पे सभी लोग बहुत खुश थे, खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारे वांगसेंस कपल एक दूसरे के साथ मस्ती करने में लगे हुए थे और एक दूसरे को हग कर रहे थे, किस कर रहे थे और इंटीमेट हो रहे थे। विंग जो कि कितनी बार मना कर चुका था कि बस करो, अब नहीं करना, मत करो, लेकिन वांगजी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो नॉन स्टॉप विंग को खाए जा रहा था, मतलब कि वो 3 महीने की भूख को एक दिन में समाप्त करना चाहता था। और वांगजी जब ऐसा कर रहा था तो विंग उसे कहता भी है, क्या आपको सब्र नहीं है? आप चाहते हैं कि एक ही दिन में बेबी गर्ल आ जाए या फिर एक साथ 10-10 बेबी गर्ल आए? आप इतना करेंगे तो कितने आएंगे? तो वांगजी कहता है, जितने भी आए सारी की सारी मेरी बेबी होगी और वो सब यहाँ पे छोटे छोटे खिलते नजर आएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना, हम उन्हें कितने सारे भाई बहन देंगे। तो विंग कहता है, ओ ऐसा क्या, पर मेरी जो हालत खराब होती है उसका क्या? आपको नहीं लगता कि काम आपको नहीं करना चाहिए? मुझे छोड़ दीजिए, आप अभी तक मेरे साथ 10 बार इंटीमेट हो चुके हैं। वांगजी कहता, बस एक बार आओ, लास्ट। और इतना बोल करके वो उसे गोद में उठाता है एंड देन बाथ टब की ओर चला जाता है। वांगजी बाथ टब में बैठा हुआ था और विंग को अपने ऊपर बिठा लेता है, फिर उसके एटॉमिकल को सक करना स्टार्ट करता है एंड देन उसके साथ वो उसे स्टॉक कर रहा होता है, उसकी बॉडी को ग्रैब कर रहा होता है एंड देन उसे अपने ऊपर बाउंस करने के लिए एंड डायरेक्ट करने के लिए कहता है। विंग भी ऐसे ही करता है बाथ टब को पकड़े हुए, और वांगजी और विंग की मॉर्निंग साउंड्स उस पूरे बाथ टब में, ये साथ साथ उस बाथरूम में गूंज रही होती है।
अब हालांकि दूसरी तरफ जो निंगजी था वो बहुत ज्यादा खुश था और कहता है अपने मन में कि मेरी बेबी सिस्टर आने वाली है, डैड आप लगे रहो और मैं यहाँ पे बड़े डैड के साथ में खुश हूँ और मैं पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ विंग का हालत खराब हो गया था। अभी जस्ट उसने बेबी को जन्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वांगजी से इतनी मेहनत करवाया जा रहा था कि इसका दिमाग ही खराब हो रहा था। और जब वो दोनों फाइनली ऑर्गेजम तक थे तो विंग गुस्से में उठ के जाने लगता है। तो वांगजी उसे वापस से अपनी तरफ खींच कर बैग से बिठाते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है हो गया, ये लास्ट था ना, अब नहीं कर रहा मैं। और इतना बोलकर वो सीधे फेंट हो जाता है और वांगजी कहता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और इतना बोलकर उस फेंट विंग को ही उसकी पूरे बॉडी के ऊपर उस बाथ टब में धीरे धीरे करके हाथ चलाना स्टार्ट कर देता है और फिर उसे वापस से बेड पे ले आता है। और वांगजी विंग के साथ उस रात कितनी बार किया था उसे खुद नहीं पता, और विंग कितनी बार बेहोश हुआ था वो विंग को भी नहीं पता। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन समाप्त होता है, माई इमोर्टल सिक्स एंजल। तो कैसा लगा आप लोगों को? जैसा भी लगा हो मुझे जरूर बताना। और किसी ने कहा कि भाई दीदी अब पहले की तरह कंटेंट लाओ, सेक्स वाल तो नहीं ला सकती भाई मेरे चैनल पे। आप लोग को पता है ना यूट्यूब वालों ने स्ट्राइक मारा था, क्या चाहते हो कि मेरा चैनल उड़ जाए? तो मैंने जैसे आज एक्सप्लेन किया ना, मैं कोशिश करूंगी कि इसे थोड़ा कम ही रखूं, बट मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर हॉट सीन्स सुनने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां जाओ सुनो। वहां पे मैं पोल डांसर सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैंने स्टार्टिंग से डाला है, बीच बीच में स्टोरी भी है और सीन्स भी है, तो आप लोग को मजा आएगा सुनने में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू यूट्यूब।